हेलो स्टूडेंट, स्तुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, तो यूनिट है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, है ना। क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10। ये सिर्फ 10 के लिए नहीं बल्कि और भी तरह तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए क्या भाई, अध्याय 16 हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधन है क्या चीज़, तो आप लोग सभी इससे रूबरू हैं। वे संसाधन, है ना, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए गए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन जो है वो किनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जीवों के द्वारा। जीव बोले तो मनुष्य, वनस्पति जगत, फिर जितने भी जीव जंतु हैं, मछली वगैरह वगैरह, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन, है ना। ये सब क्या है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, ठीक ना। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में देखेंगे हम लोग। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में समाप्यता संसाधन, है ना। एक है असमाप्य, यानी समाप्य यानी समाप्यता, और असमाप्यता क्या है भाई। समाप्यता का मतलब सभी को समझ में आता है कि जो समाप्त हो जाए, यानी जिसका खनन एक बार होने के बाद वह दोबारा वहाँ से खनन नहीं कर सकता है, वह समाप्त होते जाता है धीरे धीरे। तो समाप्यता में ये बहुत सीमित, यहाँ देखिए, ये बहुत सीमित संसाधन में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, ठीक ना। फिर है असमाप्य संसाधन, यानी जो एक बार यूज करने के बाद भी या बार बार यूज करने के बाद भी वो समाप्त नहीं होंगे, यानी ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, वे समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर वायु है, फिर है सौर ऊर्जा है ना, सूर्य का प्रकाश है, जल है, ये सब समाप्त होने वाला कभी नहीं है। फिर है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ना। प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधन, है ना, संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। पर्यावरण को बचाने के लिए तरह तरह के अधिनियम बनाए गए हैं ताकि पर्यावरण ठीक से बच सके और हमारे मानव जीवन और जीव जगत के लिए लाभदायक सिद्ध हो, लाभ के लिए ये बना हो। फिर देखिए गंगा कार्य परियोजना, है ना। गंगा कार्य परियोजना, यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया, ठीक है। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक है, जो कि है जल का पीएच, जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है। फिर है जल में कोलीफार्म जीवाणु, जो मानव की हाथ में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति जल का यानी संदूषित होना दिखाता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के, है ना, ये 3R जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। कम उपयोग क्या है भाई, जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना। फिर है टपकते नल को ठीक करना। फिर है आहार भोजन को न फेंकना, है ना। फिर है कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों, प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकताओं की वस्तु बनाना, है ना। पुनः उपयोग में क्या है, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें, ठीक है। पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। फिर देखिए हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत ही सीमित है। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। संपोषित विकास, ये क्या है, संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है ना। देखिए प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा भाई। तो देखिए नंबर 1 में दीर्घकालिक दृष्टिकोण,
ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट में है इनका वितरण सभी समूह में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो, ऐसा नहीं है ना, ये समान रूप से सभी में होना चाहिए। फिर देखिए वन एवं वन्य संरक्षण। वन जैव विविधता के सप्त स्थल जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। संरक्षण का मतलब क्या, उसका बचाव करना, देख रेख करना, ठीक ना, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक अस्थायित्व यानी इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो सकता है, ठीक है। जैविक विविधता, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, विषाणु आदि, है ना। आगे देखिए दावेदार में जो क्या है, जो दावेदार में ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी जीव पर निर्भर हो वे उसके दावेदार होते हैं, है ना। दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता, कहा जाता है ना, जंगल में जंगल में जो लोग जंगल के इर्द गिर्द उसके नज़दीक में उसके पास में जब रहते हैं वो लोग जंगल पर भी धावा बोलते हैं, दावेदारी करते हैं ना। स्थानीय लोग, इसमें क्या है, एक है स्थानीय लोग, सरकारी वन विभाग, उद्योगपति, वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी, है ना। देखिएगा आप लोग झारखंड में भी इसका कितना बार मांग होते जाता है, जल जंगल बचाओ, ठीक है। अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित, सरकार जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। उद्योगपति क्या है, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, वो क्या है, उद्योगपति है। वन में जो तरह तरह का वस्तुएं हैं वो वस्तु से उद्योगपति इससे उत्पादन करते हैं ना। वन्य जीवन वो प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं वही क्या है, प्रकृति प्रेमी है ना। फिर देखिए, और बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए थोड़ा ठीक से, है ना। कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि है खेजरी वृक्ष। अमृता देवी विश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 63 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। एक है आपका चिपको आंदोलन, ये आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे। चिपको आंदोलन यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। इस तरह से हमारा पर्यावरण के लिए भी काम में आता है और जंगल में वृक्ष सभी कटने से बच जाता है। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों का उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया, है ना। सरकार को भी झुकने पर मजबूर ये लोग करने लगे। अब देखेंगे आगे हम लोग, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने छतिए हुए साल के वृक्षों को आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। किसमें दिया, तो वन क्षेत्र में नया जीवन दिया भाई। सभी के लिए जल, देखिए जल तो वैसे जीव जगत में जितने भी सजीव हैं सभी के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। देखिए जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध जो है, बांध में जल संग्रहण मतलब जल जमाव काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग देखेंगे कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं। बांध समझ रहे हैं ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डैम। देखिए टेहरी बांध, ये सबसे भारत का देखा जाए तो सबसे ऊंचा टेहरी बांध है ये, है ना। कौन सा नदी में बना है बाबू, तो भागीरथी नदी में, गंगा में, जिसको उत्तराखंड में इसको भागीदारी, ये भागीरथी और इधर आकर के फिर गंगा नदी। फिर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर। बांधों के लाभ, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, है ना। तो हम लोग देखें वहाँ पर बांध से क्या लाभ है, लेकिन हम लोग हानियाँ भी इसमें देखिए, जहाँ लाभ वहीं हानि होता है। तो बांधों से हानियाँ, सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। पर्यावरण समस्या है, वनों का क्षय हो जाता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। आर्थिक समस्याएं क्या है, जनता का अत्यधिक धन लगता है इसमें। जल संग्रहण क्या भी
इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, है ना। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित करना। जल संचयन भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संरक्षण के तरीके हैं। क्या तरीके हैं भाई, तुम लोग नीचे देखते हैं तरीके क्या हैं। तकनीक, कैसे कैसे तकनीक होते हैं, ये तकनीक है और ये राइज है। देखिए खादिन, बड़े पात्र, नाड़ी, ये कहाँ, इसकी तकनीक कौन करता है, तो राजस्थान। फिर है बंधारस एवं ताल, ये महाराष्ट्र हो गया। फिर है बंथिस, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये क्या है, आहार, पाइन यानी तमिलनाडु। फिर है आहार और पाइन ये बिहार, और एरिस तमिलनाडु, है ना। कुलह हिमाचल प्रदेश, और बावड़ी दिल्ली, ठीक है। देखिए भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, है ना। पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, यह कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है, यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो सभी पता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं ना। निर्माण है, कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति के अवशेषों को अपघटित, है ना, होने से क्या बना है, कोयले का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम को देखेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ, और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लग गए, है ना। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ये जल जैसा नहीं होगा कि इसका बहाव होता है और इसका जार होता है। कोयला क्या है, कोयला वर्तमान दर कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम जो है वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगा, है ना। फिर देखिए जीवाश्म ईंधन, फिर है जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानियाँ। वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन ने के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। बीमारियां क्या है भाई, यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है, और कई रोग जैसे दमा, खांसी के कारण बन जाती है, ठीक है। वैश्विक उष्मन, जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए, ये समाप्य और सीमित है ना। फिर देखिए एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, जिन विद्युत उपकरणों के उपयोग नहीं हो रहा हो उनका स्विच बंद करें। घरों में, है ना, नंबर नेक्स्ट है CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें, और लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना, और जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग सभी स्टूडेंट्स को। इस तरह से